इदम सर्वम, अर्थात ईश्वर बसा है अणुकण में, ब्रह्मांड में, नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतन जगत में, ऐसे कि जिसको विभाजित न किया जा सके। पश्चिमी सभ्यता जो केवल भौतिकता प्रदान करती है, इससे इतर आईएमसीटीएफ भारतवर्ष को विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में 6 बहुआयामी प्रकल्पों पर कार्य कर रही है, जैसे वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखना, नारी शक्ति का सम्मान, पारिवारिक एवं नैतिक मूल्यों का संवर्धन। नैतिक मूल्यों के संवर्धन एवं विकास में शिक्षा बहुमूल्य योगदान प्रदान करती है। आज का यह सत्र इसी दिशा की ओर बढ़ता एक कदम है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर अरुण वाजपेयी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री भगवती प्रकाश शर्मा जी तथा कार्यक्रम अध्यक्ष तथा आईएमसीटीएफ के सह संयोजक श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी का अभिनंदन करते हुए स्वागत उद्बोधन दें। वाजपेयी जी। नमस्कार। आईएमसीटीएफ की तरफ से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका कि शीर्षक है विद्यार्थियों में संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आईएमसीटीएफ मतलब कि इनिशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका कि मूल उद्देश्य है सम्मान और सेवा के भाव रखना। सम्मान और सेवा के भाव रखना माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, देश और देश के रक्षक सिपाहियों के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण एवं प्रकृति के सभी प्राणियों के लिए। लेकिन वही वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में हम जीवन के इस मूल सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। यही मूल सिद्धांत भारतीय संस्कृति की पहचान भी है और धरोहर भी। हमारे पूर्वजों ने इसी सेवा और सम्मान की भावना को बचाने के लिए इसे धर्म से जोड़ दिया था, और इसलिए हमें बताया गया कि पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, धरती, पशु पक्षी, माता पिता, जलवायु, गगन आदि सब ईश्वर का रूप है और पूजनीय है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य था इन सभी को संरक्षित करना। लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी माता पिता बहन का तो सम्मान करते हैं, मगर दूसरों की माता पिता बहन का सम्मान नहीं करते, और कभी कभी अपनों का भी नहीं करते हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा तो करते हैं, लेकिन संरक्षण का प्रयास नहीं करते, क्योंकि या तो हम जानते नहीं हैं कि संरक्षण करना कैसे है, या फिर उसे जरूरी नहीं समझते। हम अपने गुरुजनों और देश के रक्षक सिपाहियों का भी सम्मान करना जरूरी नहीं समझते। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो एक नैतिक पतन की शुरुआत है। आईएमसीटीएफ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। आईएमसीटीएफ लोगों को जागरूक भी करता है और साथ में शिक्षा देता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। भारतीय संस्कृति में सेवा का महत्व इसी बात से पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्वयं को प्रधान सेवक कहलाना पसंद करते हैं। आईएमसीटीएफ इसी सेवा, सम्मान और सद्भावना के मूल मंत्र के साथ शुरू किया हुआ एक महाअभियान है, और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा जो यहाँ पर हैं और जो नहीं हैं वो यहाँ पे होने वाले लोगों के साथ कनेक्ट हो कि इस महाअभियान का सभी हिस्सा बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करूंगा वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी श्री बीपी शर्मा जी का। 40 सालों से ज़्यादा का इनका शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव है। आपके सैकड़ों रिसर्च पेपर देश विदेश के महत्वपूर्ण जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। आपके व्याख्यान की भी बहुत लंबी सूची है, जिसका कि विस्तार से यहाँ वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है। आपका हाल में ही प्रकाशित एक लेख मैंने पढ़ा, जिसमें आपने इस महामारी के दौर में भारत की भूमिका की चर्चा करी है। आज हम सभी आपके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं श्री लक्ष्मी नारायण भल्ला जी भाई का भी स्वागत करता हूँ। श्री भल्ला जी हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। आपने लेखन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दिया है। आपका जीवन युवा वर्ग के लिए अनुसरणीय है। आपके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक विवेकानंद के सपनों का भारत का एक सीख मुझे अत्यंत प्रिय है कि अगर आपको योगी बनना है तो आप उपयोगी बने। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम इन दोनों ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
इसी के साथ मैं पीटीएफ के सभी सदस्यों इस यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। यह शिक्षा नीति 1986 की 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेगी। ऐसा ही विश्वास लिए आईएमसीटीएफ परिवार आज अपने मध्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री लक्ष्मीकांत भाला जी को पाकर न केवल गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपितु विद्यार्थियों में संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपके विचारों को जानने व समझने के लिए कौतूहल से परिपूर्ण भी है। अब बिना विलंब किए मैं सम्मान पूर्वक आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं वक्ता श्री लक्ष्मीकांत भाला जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने संचित ज्ञान से हमें अभिसंचित करें। भाला जी। सबको नमस्कार। अपने वाइस चांसलर महोदय अब तक आए नहीं हैं, लेकिन अपना काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जैसा कि कहा गया है कि जहां कम वहां हम, तो उस कमी को पूरी आज का जिस संगठन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है IMCTF, उसका जो पहला शब्द है इनिशिएटिव, यही वास्तव में शिक्षा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। कहा जाता है पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी और वो पानी, तो इसलिए प्यास निर्माण करना, इच्छा निर्माण करना, ये इतना ही। बाकी ग्रहण करना ये तो विद्यार्थियों को ही करना होता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो एक शिक्षा के प्रति कहा गया वाक्य है, वो वाक्य जब जब भी मैं शिक्षा पर बोलता हूं तो मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। इसमें उन्होंने कहा है कि द मैनिफेस्ट ऑलरेडी इन ए मैन एजुकेशन, शिक्षा यानी और कुछ नहीं है, तो बीज रूप में हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान जो जिज्ञासा का भाव है उसका प्रकटीकरण। जिज्ञासा ये बीज रूप में होती है, उसके प्रकटीकरण से और हम अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, उसको पूरा करते हैं। और शिक्षा ये सबसे बड़ा साधन है इसका। और शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है, जीवन के अंतिम दिन तक भी अगर वो चाहे तो सीख सकता है। और जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कहता है मैं बन चुका हूं, वास्तव में बन नहीं सकता। एक मनुष्य के नाते उसको जो बनना चाहिए वो वह व्यक्ति बन नहीं सकता जो कह देता है कि मैं बन चुका हूं, मुझे और नया कुछ सीखना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं। इसलिए नया कुछ जानना, नया कुछ सीखना, नया कुछ समझना, ये जिज्ञासा के अंदर रहनी चाहिए। और इस कहते हैं, उनका वो वाक्य भी मुझे बड़ा प्रेरणा देता है कि मनुष्य के बारे में वो कहते हैं कि मैं, उससे पहले मैं उनके जीवन की एक घटना बता दूं कि बेलूर मठ की जब स्थापना हुई थी और उसका निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय अपने गुरु भाइयों के साथ वो बड़े खुलकर चर्चाएं करते थे और बार बार एक बात बोलते थे कि मुझे 100 मनुष्य नहीं मिले, अगर 100 मनुष्य मिलते तो मैं इस देश का चित्र बदलने की एक योजना बनाकर उनको देता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे इस छोटे से जीवन में मुझे 100 मनुष्य नहीं मिल पाए। तो उनके गुरु भाई उनसे कहते थे कि 100 मनुष्य कौन सी बड़ी बात है, आपके तो इतने अनुकरण करने वाले, आपको चाहने वाले इतने लोग हैं, आप कहिए हम 100 लोगों को जुटा देंगे। तो कहते थे नो नो नो, आई वांट द मैन
तब उनसे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ मैन यू नीड, और कि आई वांट द मैन विथ कैपिटल एम, जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, ऐसा मनुष्य मुझे चाहिए। अब सुनने में तो बड़ा आसान सरल सी बात है कि पहला लेटर कैपिटल होने के लिए उसको वाक्य की शुरुआत में लिख दीजिए तो पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाएगा। लेकिन किसी भी वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होने का मतलब यही है कि वो नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, सामने आकर कहता है कि मेरे पीछे आओ, मैं हूं। तो इस प्रकार से आत्मविश्वास से परिपूर्ण नेतृत्व देने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति मैन। लेकिन भाव रहे या यही एक क्राइटेरिया रहे तो फिर उसके अंदर तो अहंकार आ जाएगा। है कि किसी वाक्य में अचानक आ जाता है, अगर वो तो प्रॉपर नाउन, हर प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर कहे कि मैं भी तो गुणवान हूं, मैं भी क्षमतावान हूं, मैं भी कैपिटल लेटर हूं, तो मेरा वाक्य अलग होगा, तो वो भी योग्य व्यक्ति नहीं है। योग्य व्यक्ति वही है जो नेतृत्व देने के समान क्षमता होते हुए भी या उससे अधिक क्षमता होते हुए भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मानसिकता रखता हो। तो इस प्रकार से नेतृत्व देने की क्षमता हो, नेतृत्व के साथ कदम मिलाकर चलने की मानसिकता हो। और ऐसा व्यक्ति कब मिल सकता है, तो उसके बारे में कहा गया है कि आई इज ऑलवेज कैपिटल। किसी भी वाक्य में आई, तो इसलिए हर व्यक्ति में वो क्षमता है, केवल उसे अपने आप को पहचानना है। तो ये अपने आप को पहचानने वाली जो बात है, यही शिक्षा के माध्यम से हमें निर्माण करनी होती है कि अपने आप को पहचानो। इस धरती पर जन्म लिया है हमने, तो निश्चित रूप से किसी न किसी योजना से हमें भेजा गया है किसी अज्ञात शक्ति ने। तो अज्ञात शक्ति हमसे क्या करवाना चाहती है, इसको समझने का प्रयास करना, यही शिक्षा है। और उसके लिए अपने अंदर की योग्यताओं को बढ़ाते रहना, अपने अंदर की योग्यताओं को खोजते रहना, यह है शिक्षा का अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट उद्देश्य। तो अपने देश की जो शिक्षा प्रणाली अब तक चल रही थी, उसके बारे में पिछले 25-30 वर्षों से बार बार कहा जाता था कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे। 34 वर्ष बाद एक आमूल परिवर्तन का प्रारूप आया है, और इसको मैं वास्तव में आमूल परिवर्तन का प्रारूप इसलिए कहता हूं कि इसने शिक्षा का बहुत समग्रता से विचार किया है। हालांकि हर बात का ये रहता ही है कि आज जितना हुआ है यहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, इस पर विचार करेंगे तो और भी गहराई में जाकर इससे भी अधिक कुछ और हमें मिल पाएगा। इसलिए अब तक जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारे हाथ में आया है, शिक्षा का प्रारूप जो आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसको जब मैं देखता हूं तो ध्यान में आता है कि बड़े विस्तार से और गहराई से इन्होंने चिंतन किया है। और मैं अपना सौभाग्य की भी मानता हूं कि लगातार 26 वर्ष तक विद्या भारती में काम करने के कारण, और उससे पहले 10 वर्ष तक विद्या भारती का काम करने के कारण, शिक्षा क्षेत्र से मेरा काफी लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। और उस पर मैं तो उसमें एक बात जो मैंने बड़े कि ये 10+2+3 ये जो फॉर्मूला वैज्ञानिक नहीं है, और इसलिए और से सुझाव मांगे गए थे, मैंने भी अपने कुछ सुझाव भेजे थे, और हो सकता है उन्होंने भी कईयों ने भेजे होंगे। लेकिन मुझे इसका हर्ष है कि 10/2 10+2+3 ये जो फॉर्मूला है इसको बदलना चाहिए, और उसकी जगह कैसा फॉर्मूला होना चाहिए, इसका जो मैंने लिखा था और जो व्याख्या की थी, कुछ उसी तरह से उसका मिला जुला प्रारूप ये इस बार इस शिक्षा नीति ने अपनाया है। इसमें इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला कहा है 5 वर्ष, उसके बाद फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, और फिर 4 वर्ष। इस प्रकार के 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15
15 वर्षों का 10+2+3 उसकी जगह 5+3+3+4 ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, इसमें भी मैंने 5 हिस्सों में दिया था। पहले वाले दो हिस्से उन्होंने जोड़ लिए हैं। 5 वर्ष में इन्होंने 3 और 2 इस तरह से 2 विभाजन किया है। और ये 3 वर्ष का जो पहला कदम है वो है आज जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं या प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो है 3 वर्ष का। और उसके बाद फिर 2 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष का एक अलग उन्होंने खंड बनाया है। तो ये 5 वर्ष किस प्रकार का वातावरण चाहिए, यानी 10+2+3 ये अवैज्ञानिक था। उसका कारण यह है कि 10 वर्ष तक किसी एक ही प्रकार के वातावरण में मनुष्य नहीं रह सकता। उसकी उम्र के साथ साथ परिवेश के अंतर को उसके साथ सामंजस्य रखना ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो 5 स्टेप्स बातें हम सोचते हैं कि सबसे पहले तो एक मनुष्य शिशु होता है, शिशु और बालक, इसको चाहिए सबसे पहले अफेक्शन, प्रेम। तो स्नेह के वातावरण में पल बढ़कर उसके शैशव के साथ आगे बढ़ता हुआ जब वो बालक बनता है, तो बालक का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो खोजी बन जाता है अपने आप, कि इसमें तोड़कर देखो, इसको तोड़कर देखो, इसको खोल कर देखो। तो एक्टिविटीज बेस्ड, उसको एक्टिविटीज दीजिए। उसके सेकंड स्टेज होती है एक्टिविटीज बेस्ड। जब एक्टिविटीज बेस्ड एज जो है वो पूरी हो जाती है तो किशोर अवस्था कहा जाता है कि टीन एज। लेकिन टीन एज इसलिए कहा गया है अंग्रेजी में कि उनके पास शब्दों का अभाव था। गिनती के आधार पर 13 से टीन शुरू हुआ, तो 13, 14, 15, 16 टीन है, इसलिए 19 तक का टीन एज कर दिया। वास्तव में टीन एज इतनी लंबी नहीं होती। टीन एज जीवन कालावधि का काल होता है। केवल 12 वर्ष से 15 वर्ष, ये 3 वर्ष जो है ये टीन एज होती है। और इसमें वही टीन एज इन्होंने विभाजित करके लाई है। और ये टीन एज वो होती है कि जिस समय मनुष्य को अपने आप के अंदर में मैं क्या हूं इसका रियलाइजेशन होने लगता है। सबसे पहले तो उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं महिला हूं कि पुरुष हूं, उसका रियलाइजेशन हो रहा है। उस रियलाइजेशन के आधार पर उस समय की जो भी प्रवृत्तियां हैं अंदर, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये उस पर हावी होने लगते हैं। और उस समय अगर उसको संतुलित रूप से संभाला न गया तो उसमें विकार आ जाएंगे। और इसलिए उस समय उसको योग के आधार पर संतुलित रखना, हालांकि पूरी शिक्षा ही योग के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन योग का सबसे अधिक महत्व टीन एज में है। तो इस टीन एज में योगाधारित शिक्षा, और फिर ये योगाधारित शिक्षा में से जब मनुष्य बाहर निकलता है तो जैसा कि कहा गया है कि लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। 16 वर्ष का आयु में, 16 वर्ष की आयु में हर महिला, पुरुष, बालक, युवती, सबको ये लगने लगता है कि अब मुझे मित्र चाहिए, मित्रता बढ़ानी है। और उस समय अगर उसके माता भाग्यवान कोई नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है कि इस उम्र में पिता का यह धर्म बनता है कि अपने पुत्र और व्यवहार करते हुए मित्र बना ले। तो यही मित्रता जो है ये फिर आगे चलकर उसको अपने जीवन को संवारने के काम आती है। और इसलिए 16 वर्ष तक की या 18 वर्ष तक का ये जो कालखंड है कि पहले 3 वर्ष तो मातृ स्नेह में हर बच्चा घर में रहे, उसके बाद 3 वर्ष तक उसी मातृ स्नेह का रियलाइजेशन, उसी मातृ स्नेह की अनुभूति ये उसको शिक्षक के संपर्क में आने के बाद होती रहे। अर्थात उस समय की शिक्षक या शिक्षिका ये मातृ स्वरूप आचरण करने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार से मातृ स्वरूप आचरण में, स्नेह के वातावरण में वो और आगे बढ़ेगा तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी तक, उम्र तक, क्योंकि मनोविज्ञान में कहा गया है कि 6 वर्ष से 13 वर्ष तक
ये जो कालावधि है, ये मनुष्य के सबसे अधिक ग्रहण करने की क्षमता वाली उम्र है। ये 6 वर्ष से 13 वर्ष तक की उम्र संधि काल भी है और पूर्ण है, और इसलिए इस उम्र में उसको स्नेह भी मिले, एक्टिविटीज भी मिले, ये दोनों भी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों का मिक्सचर करने वाला ये जो विभाजन किया है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, ऐसा मैं देख रहा हूं, मान रहा हूं। और उसके बाद फिर जब वो योगाधारित शिक्षा के माध्यम से है, तब फिर उसके अंदर कौन सी स्किल है, कौन सी इच्छा है, कौन सी दिशा में वो जाना चाहता है, उसकी समझ भी उसके अंदर आ जाती है। और उस समझ के आधार पर फिर जब वो आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके जॉब बेस्ड एजुकेशन जिसको कहा जाए, उस जॉब बेस्ड एजुकेशन में वो अपने आप को स्थापित कर लेता है कि मुझे यह काम करना है, जीवन का एक मिशन तय हो गया। और उस मिशन के आधार पर फिर जब आगे बढ़ता है तो अंतिम स्टेज, मेरा मानना यह है कि अंतिम स्टेज हर मनुष्य की, हर शिक्षित व्यक्ति की ये होनी चाहिए कि नेशनल नीड बेस्ड एजुकेशन, इस देश को जिस चीज की आवश्यकता है मैं वो शिक्षा ग्रहण करूंगा और वही इस देश को दूंगा, क्योंकि बहुत देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो हम गाते हैं वो इसीलिए गाते हैं कि हमें देश तो बहुत कुछ दे रहा है, तो हमें क्या देना है। तो इसलिए नेशनल नीड बेस्ड एजुकेशन लेकर आज देश की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम मैं कर रहा हूं, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं उसमें सहभागी हूं। इस प्रकार का मनोभाव होता है, ये निर्माण होना चाहिए, ये अपेक्षा है। और इसलिए यह जो 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 इस प्रकार का 15 वर्ष का जो विभाजन किया है, ये बहुत ही योग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा योगदान मैं यही मानता हूं। बाकी भी कई चीजें हैं, जैसे आगे की उच्च शिक्षा में या शुरू से ही एक साथ एक चीज पढ़ रहा हूं मैं और उसमें मन नहीं लगा तो दूसरे में शिफ्ट होने की इच्छा है, 10+2+3 में उस इच्छा को मारना पड़ेगा, उसकी कोई रास्ता नहीं है। जो पकड़ लिया बस उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन इन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी ये कर दी है यहाँ कि अगर किसी का किसी काम में मन नहीं लगा, पढ़ाई में, कि ये मेरे लिए रुचिकर नहीं हुआ है, तो अपनी रुचि के अनुसार वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे लाइन में जा सकता है। तो इस प्रकार से रुचि परिवर्तन के कारण अगर शिक्षा का प्रारूप बदलना हो तो शिक्षा का प्रारूप बदलने की भी छूट इसमें दी गई है। और उसके सिवा आगे चलकर कुछ बंधनों में बंधकर ही वो शर्तें पूरी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे बंधन भी कुछ कम किए। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जरूरी नहीं है कि उसमें वो एमफिल करे, जरूरी नहीं है कि उसमें वो डॉक्टरेट करे, जरूरी नहीं है कि उसमें उसको कोई सर्टिफिकेट मिले, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के भी उसकी योग्यता के आधार पर उसको प्रमाणित किया जाएगा, उसको स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार की इसमें दी है। और इस प्रकार कई बातें जो आज की शिक्षा के प्रारूप में मौलिक रूप से बदली गई है वो मैं देख रहा हूं। और एक बात जो इसमें गहराई से स्पष्ट रूप से नहीं आई है, लेकिन जब गहराई से इसको हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा, वो ऐसा है कि शिक्षा के जो 5 प्रारूप है, सबसे पहले तो तैयार करो, फिर पाठ्यक्रम तैयार व्यवस्था करो, पठन पाठन हो गया तो उसकी फिर परीक्षण की व्यवस्था करिए, परीक्षण हुआ तो उसके प्रबंधन की, फिर प्रशिक्षण की व्यवस्था करिए। इस प्रकार से ये 5 प जो है, इन 5 प को भी इसके अंदर इसी रूप में नहीं लिखा है, लेकिन गहराई से जाएंगे तो ध्यान में आएगा। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम कैसा हो, तो अपने जो प्रकृति के 5 तत्व है, ये 5 तत्वों से बनी है प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो इन 5 तत्वों को इस शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर जब विचार करेंगे हम, क्योंकि अभी IMCTF में इसी पर विचार किया जाता है कि हमारे जो 5 तत्व है,
इसकी रक्षा करनी है। और इसकी रक्षा किस लिए करनी है? क्योंकि वो स्थायी है और उसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो सारा पृथ्वी का सारा ढांचा ही बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। कि 100 वर्ष के इस आजकल के इतिहास में, अभी के इतिहास में इतना भयंकर महारोग ये कभी आया नहीं था। घर में हम बंद हो गए हैं एकदम, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, कहाँ क्या होगा, ऐसा एक भय मन में छाया हुआ है। और केवल एक प्रांत में या केवल देश में नहीं। कारण क्या है? तो प्रकृति के जो दो प्रमुख अंग है, एक मनुष्य, पर्यावरण, इस दोनों का संतुलन अगर ठीक नहीं रहे तो इस संतुलन के बिगड़ने के कारण महामारियां फैलेगी। इस दोनों के संतुलन से ही आप प्रकृति को ठीक रख सकते हैं और इसकी जिम्मेवारी हर मानव जाति की है। तो इसलिए मानव जाति और प्रकृति, इनके संतुलन के लिए इन 5 तत्वों का विचार हमें करना चाहिए। और इन 5 तत्वों को जब हम इन 5 विधाओं से जोड़ते हैं शिक्षा के, तो ध्यान में आता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए पानी के समान। पानी में क्या गुण होता है कि पानी अपने आप बहता है, एक जगह रुक कर नहीं रह सकता। अगर कहीं ढलान है तो जरूर बहेगा, लेकिन उसको चढ़ाना हो तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वो अपने आप सोखा भी जाता है और अपने आप कहीं सुरक्षित भी रखा जाता है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो विद्यार्थी सुरक्षित रखना चाहे सुरक्षित रखे, सोखना चाहे सोख ले, और वो बहता रहेगा तो नई नई चीजें आती रहेगी। जो गया है उसमें से जितना लेना है ले लिया, जो आ रहा है उसकी प्रतीक्षा करे और उसमें से लेते रहे। इस प्रकार से प्रवाहमान, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रवाहमान भी हो, सोखने की स्थिति में हो, जमा रखने की स्थिति में हो, इस प्रकार से। और फिर पठन पाठन की बात आती है। तो पठन पाठन के बारे में ये कहा जा सकता है कि जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी लेकिन उसमें अगर बीज पड़ जाए तो वही मिट्टी उस बीज को पेड़ बना देती है, क्योंकि बीज में वो चीज विद्यमान है। लेकिन बीज अकेला कहीं बाहर पड़ा रहे तो उसका भी कोई लाभ नहीं। के स्पर्श से वो अंकुरित हो और अपने अंदर के गुणों का बहिर्प्रकाश, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, तो वो मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब मिट्टी के संस्पर्श में बीज आएगा। तो उसी तरह से पठन पाठन इस प्रकार का होना चाहिए कि शिक्षक शिक्षिका वगैरह इनके साथ बड़े घनिष्ठता से छात्र जुड़े, अंदर का अंकुरण हो। और इसका प्रबंधन करने का काम जो करते हैं वो होने चाहिए। अग्नि का जो काम होता है वो अच्छे को निखारना, जो किसी काम के नहीं उसको भस्म करो, और जिसमें गुण है उसको निखारो। तो गुणों को निखारने वाले और दुर्गुणों को दूर करने की व्यवस्था रखने वाली ऐसी जो व्यवस्था है, उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जब कभी कहा जाता है तो इंग्लैंड के एक कोई थिंकर थे, जिसके अभी नाम मैं भूल रहा हूं, तो उन्होंने बड़ा एक मजेदार वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है कि द वर्ल्ड इज रन बाय द पीपल नोइंग वेरी लेस अबाउट देयर ओन जॉब। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने काम के बारे में कम जानने वाला ही इस दुनिया को चलाता है। तो फिर उसके इस थ्योरम को पढ़ने की मेरी इच्छा हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वास्तव में ध्यान में आया कि जो कहेगा कि मुझे अब कुछ नहीं सीखना है, वो दुनिया को वही चला सकता है जो जितना जानता है उससे अधिक जानने की इच्छा रखता है। और अधिक जानने की इच्छा से अधिक जानते जानते जब वो आगे बढ़ता है तो एक क्षेत्र की पूरी जानकारी होने के बाद अगर वो कहे कि बस अब मुझे और कुछ नहीं सीखना है, तो ऐसे नहीं। इसलिए अच्छा मैनेजमेंट इसको कहा जाता है कि भाई इसका तो एक्सपर्ट हो गया, अब इनको ये काम दीजिए, इसमें भी ये कुछ करके दिखाएंगे। तो जहां वो कुछ नहीं जानते वहां जाकर फिर उन्होंने काम शुरू किया और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। तो हर प्रबंधन में अच्छा प्रबंधन इसी को माना जाता है कि कम जानने वाले व्यक्ति को काम दीजिए तो काम सीखता भी रहेगा, प्रोडक्शन देता भी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही परफेक्शन आया उसमें
ये तीसरे स्थान पर जाकर प्रतिभा जो है उसको उभारेगा। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट का ये एक गुण है कि नई नई प्रतिभाओं को जिसके अंदर जो है उसको उभारना, यूटिलाइजेशन वो कर सके ऐसा उसको मौका देना, और वो यूटिलाइजेशन हो जाने के बाद जहां सैचुरेशन पॉइंट आया वहां से उसको हटा के दूसरी जगह दे देना कि यहाँ तो सैचुरेशन आ गया है, अब नया कुछ देने की स्थिति नहीं है, चलो यहाँ जाओ जहाँ के कुछ बारे में तुम कम जानते हो। तो कम जानने वाला व्यक्ति ही अधिक सीखने की इच्छा रखकर और अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो इसलिए अग्निधर्मी, तो इस अग्निधर्मी प्रबंधन के माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे तो हर व्यक्ति का परीक्षण होना जरूरी है। और परीक्षण अगर हमें संताप निर्माण करता हो, टेंशन निर्माण करता हो, हमारे लिए बॉदरेशन हो गया, अरे परीक्षा है, अरे परीक्षा है, परीक्षा के डर से ही कई लोग आत्महत्या करते हैं, परीक्षा के डर से कई लोग नर्वस हो जाते हैं, तो ये असली परीक्षा का प्रारूप नहीं है। असली परीक्षा का प्रारूप वायुधर्मी होना चाहिए। वायुधर्मी का मतलब यह है कि अभी हम यहाँ बैठे बैठे जैसे ही गर्मी होने लगी, क्यों गर्मी हुई, क्यों घुटन सी होने लगी, तो भाई पंखा चलाओ। बिना वायु के हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, और इसलिए वायु का होना बहुत जरूरी है। तो परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा हमारे लिए बोझ न बने, परीक्षा हमारे की परीक्षा का प्रारूप हो, परीक्षण इस प्रकार का हो, तब हर शिक्षक और हर विद्यार्थी ये अपने आप उसमें रुचि रखेगा और अपने आप अच्छी तरह से परीक्षा देकर अपने आप को योग्य बनाकर आगे बढ़ता रहेगा। और अंत में आता है आकाश। 4 तत्वों के बाद सबसे बड़ा तत्व है आकाश। तो आकाश के बारे में हम सोचते हैं तो ये तो चारों तरफ फैला हुआ है आकाश, यानी हम केवल ऊपर देखते हैं वही आकाश नहीं है, हमारे अंदर भी आकाश है। वेयर देयर इज ए वैक्यूम दैट इज, मतलब ये आकाश है। तो प्रशिक्षण ये आकाश धर्मी होना चाहिए। किसी भी वैक्यूम को न रख, ऐसे ही वैक्यूम बनाए न रखते हुए उसको वहां प्रशिक्षित करना। तो ऐसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कितने लोग हैं, तो सबसे पहले तो विद्यार्थी है, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, शिक्षक है उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, अभिभावक है उनका प्रशिक्षण हो, कर्मचारी है, उसमें ड्राइवर भी है, हैंडीमैन भी है, विद्यालय का कर्मचारी भी है, क्लर्क भी है, ये सारे कर्मी उनका भी प्रशिक्षण हो, और प्रबंधन करने वाले उनका भी प्रशिक्षण हो। इस प्रकार से हर किसी का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। पांचों तत्वों का इस प्रकार से जब विचार किया जाएगा तब वास्तव में शिक्षा का आमूल-चूल परिवर्तन ये होगा। और ये सारी बातें, इसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही गई है, कुछ बातें अंतर्निहित है, इसको खोजना पड़ेगा। तो ये 5 जो बातें बताई मैंने, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाला जलधर्मी मन से पाठ्यक्रम निर्माण करे, सरल हो, हर किसी के पास पहुंच सके, हर किसी व्यक्ति उसको सोच सके, कोई रखना चाहे रख सके। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम हो। पठन पाठन में स्पर्श के द्वारा, अब आज स्पर्श का अभाव होता जा रहा है, और विशेषकर अभी हम जो दूर दूर बैठे हैं, तो दूर बैठने के कारण स्पर्श का माने थोड़ा बदलना पड़ेगा। दूर रहते हुए भी स्पर्श किया जा सकता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अनुशासन बनाए रखना हो तो छात्रों पर डर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। छात्रों को स्नेह के द्वारा ही अनुशासन भी रखा जा सकता है। लेकिन स्नेह कहां से प्रकट होना चाहिए? तो आंखों से प्रकट होना चाहिए। और इसलिए आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं कि अरे ये मेरे प्रति अफेक्शन है, इनके मन में मेरे प्रति लगाव है, मेरे प्रति भलाई का भाव मन में है, तो इनकी बात सुननी चाहिए। और इसलिए आंखें ये अनुशासन है, और जिनका ये साधन काम नहीं करता उनको फिर थोड़ी बहुत जबान का उपयोग करना पड़ता है, थोड़ा डांटना फटकारना पड़ता है, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। जब इससे भी काम नहीं होता तब व्यक्ति और नीचे उतरता है और अपना हाथ चलाने लगता है, हाथ से मारो, लगाओ थप्पड़, कान पकड़ो, ये उसके बाद होता है।
और उसके भी नीचे जब उतरता है तब फिर लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, जो कहा गया है, ये अंतिम स्टेज है। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये स्टेज किसी के भी, और केवल आंखों से ही हम अनुशासित हो जाए, आंखों से ही एक दूसरे की बातों को समझ ले, ये क्षमता अपने अंदर निर्माण करना। मैं कई बार बस में, ट्रेन में प्रवास करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कोई छोटा बच्चा हो, विद्यालय में पढ़ने वाली कोई लड़की हो, बालक हो, तो अपने आप मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। क्यों? तो मैं उनको जानना चाहता हूँ। तो मुझे पहचानते हैं। मैंने कहा नहीं, पहचानता तो नहीं, लेकिन पहचानना चाहता हूँ। और बस हमारी दोस्ती शुरू हो जाती है। वहां कुछ प्रश्न पूछ लेता, पिता को भी कहता है कि मैं अंकल के पास बैठा हूँ, चिंता मत करो। इस प्रकार से ट्रेन में मेरे कई मित्र बने हुए हैं, जिनके साथ में बाद में फोन से संपर्क भी रखता हूँ। उनको कुछ प्रश्न भी देता हूँ, उनके प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से ये केवल आंखों के सहारे करता हूँ। बाद में फिर जो पास में बैठ गया तो फिर नाम भी पूछ लिया, थोड़ा हंसमुख कर बातें भी कर ली, ये बात की बात है, लेकिन आकर्षण आंखों के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार आज जो ये हम दूर से प्रशिक्षण या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें भी आंखों का महत्व है। और इसलिए पर्दे से हटकर हम शिक्षा नहीं दे सकते, पर्दे पर रहकर ही देना चाहिए। अभी भी हम सब पर्दे पर है, 10 लोग, तो उसके कारण हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। अगर पर्दे पर नहीं होते तो पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये पता नहीं है। एक जगह भाषण देते समय एक अनुभव है मेरा कि मैं ऊपर से भाषण दे रहा हूँ, और स्वाभाविक रूप से जो वक्ता भाषण देता है तो श्रोताओं की तरफ देखता रहता है कि भाई मेरे बात को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। और उनके हाव भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से ध्यान में आता है कि यस, दे आर रिसीविंग मी। तो ऐसे रिसीव करते हो तो बोलने में आनंद आता है, और रिसीव नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने आप को भी लगता है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये जब सुनना ही नहीं चाहते तो मेरे बोलने का क्या अर्थ है। और इस प्रकार से उसको बोलने का अपना जो है वो उत्साह जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इन आंखों के द्वारा एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को जानना, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से शिक्षा के जो कई आयाम है, उन आयामों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी सब बातें मैंने बता दी। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किस प्रकार से वो संस्कारों के संवर्धन में सहायक होगा, इसकी अत्यंत रोचक व सहज ढंग से विस्तृत व्याख्यान द्वारा चित्रण करने के लिए मैं लक्ष्मीकांत बालाजी का हृदय की अटल गहराइयों से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सर, हमारे कुछ छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी कुछ जिज्ञासाएं तथा भ्रांतियां के साथ उनके मन में है, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपसे कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बारी बारी से इनके प्रश्न ले लूं। जरूर पूछिए। सर, दीपाली यदि हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैं दीपाली से कहूंगी कि अपना प्रश्न पूछें। अपने आप को अनम्यूट करिए दीपाली। सर हाँ मैम। सर, मेरा प्रश्न यह है कि नई शिक्षा नीति में भाषा के स्थानीयकरण की क्या उपयोगिता है, और यह उन लोगों के लिए कैसे उपयोगी होगा जिन्हें अपने शिक्षा के बीच में अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित होना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के, अपने अभिभावकों के कार्य के कारण। अगर उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो क्या उन्हें भाषा उस राज्य की स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस राज्य के स्थानीय भाषा को हो सकता है वो ना जानते हो। ठीक है, क्या पढ़ रही हो अभी दीपाली? MCA। हाँ, एमसीए की छात्रा है सर। हाँ, तो ऐसा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा प्राथमिक शिक्षण जो है वो मातृभाषा में होना चाहिए,
इसका आग्रह रखा गया है। और मातृभाषा में ही जितना दूर तक जाया जा सके उतना अच्छा है। तो मातृभाषा में होने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि जैसे माँ का दूध ये हर व्यक्ति के लिए आजीवन काम आने वाला दूध होता है। वो जिसके पेट में चला जाए वो फिर कई रोगों का निदान करने की क्षमता, कई रोगों का प्रतिकार करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। इसलिए मातृदुग्ध ये एक हर मनुष्य की प्रकार से माँ की भाषा, इसके लिए उसको व्याकरण सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप बोलने लगता है, अपने आप समझने लगता है। व्याकरण तो तब सीखना पड़ता है जब कोई आर्टिफिशियल दूसरी भाषा हमें सीखनी होती है तब। और इसलिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसको इस प्रारूप में स्वीकार किया गया है। दीपाली का प्रश्न यह है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने वाले के लिए वहां की भाषा की समस्या हो जाती है, तो ये इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर हम भारत की भाषा में सीख रहे हैं तो भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जिसको सीखने में हमें, क्योंकि सब भाषाओं की मूल जो है वो सब भाषाओं की माँ है संस्कृत। संस्कृत से निकले हुए शब्द, संस्कृत से निकला हुआ व्याकरण और उसी प्रकार का उसका जो प्रारूप है, उसके कारण भाषा बोलने का लहजा बदल सकता है, थोड़ा व्याकरण बदल सकता है, लेकिन भाषा का जो भाव है, स्पिरिट है, वो नहीं बदलेगा। अब मैं अपना स्वयं का उदाहरण दे सकता हूं कि हम घर में, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, घर में हम बोलते हैं राजस्थानी मारवाड़ी भाषा, रहते हैं महाराष्ट्र में, पढ़ाई की है मराठी में, फिर जब सीखनी पड़ी हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाएं सीख गए। फिर बंगाल में भेजा गया मुझे, बंगला सीख गया, 2-3 महीने लगे, 2-3 महीने में बंगला सीख गया, बंगला बोलने लगा, बंगला ऐसा बोलने लगा कि लोग मुझे बंगाली समझने लगे। और मेरा नाम भी आपातकाल में अनिमेश गुप्त इस नाम से मैंने घूम घूम कर काम किया बंगाली बनकर, तो इतना मैं बंगाली में अच्छी तरह बोलने वाला बन गया। मुझे स्वयं को आश्चर्य होता है कि अरे मैं तो बंगला जानता भी नहीं था, इसकी अलग लिपि है ये भी नहीं जानता था मैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना है, उनकी गीतांजलि भी देखी, पढ़ी, लेकिन वो सब देवनागरी लिपि में, लेकिन वहां की लिपि भी अलग है, तो लिपि भी सीखा। लिपि कैसे सीखा? तो छोटे बच्चों को लेकर बैठता था, चारों ओर बच्चे बैठ जाते थे, हाँ तुम अपना नाम लिखो, तुम अपना नाम लिखो, वो नाम लिखते थे, मैं उसी नाम को कलम चलाता था, तो वो कहते नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू करिए। तो ध्यान में आया कि देवनागरी लिपि डाउनवर्ड एंडिंग है, बंगला लिपि अपवर्ड एंडिंग है। ये बेसिक अंतर मेरे ध्यान में आ गया, जो कि वहां के लोग कहते हैं कि अरे ये अंतर तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे। तो ये बेसिक अंतर ध्यान में आ गया, तो मैं बंगला लिपि भी अच्छी तरह लिखने लगा। आज मेरा बंगला लिखा हुआ बंगला कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई नॉन बंगाली ने लिखा होगा। उसी प्रकार फिर जब दार्जिलिंग जाना हुआ मेरा, तो वहाँ नेपाली भाषा चलती है, तो नेपाली बोलने लगा, नेपाली भी सीख गया। नेपाली वेशभूषा पहनकर जब मैं घूमता हूँ तो लोग मुझे नेपाली समझते हैं। फिर असम में जाना हुआ तो असमिया सीख गए। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, भारत की किसी भी प्रांत की कोई भी भाषा सीखना केवल 2-3 महीनों का काम है। लेकिन अंग्रेजी सीखना हो, जापानी, जर्मनी सीखना हो तो समय लगेगा। लेकिन अगर बेस मजबूत हो तो वो सीखने में भी ज्यादा बेस मजबूत हो जाता है मातृभाषा का। और इसलिए आधारभूत बात जो है वो है मातृभाषा। वो मजबूत हो जाए तो फिर किसी भी भाषा को सीखने में हमें कोई इतराज नहीं है, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। ना मुझे बंगला का व्याकरण सिखाया गया, ना असमिया का व्याकरण सीखा हूं मैं, लेकिन मैं असमिया लिख भी लेता हूँ, बंगला लिख भी लेता हूँ, नेपाली भी लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी चलता है, मराठी भी चलती है, हिंदी भी चलती है। 10 भाषाएं मैं अपने आप सीख भी गया, बोलने भी लगा, लिखने भी लगा। तो समाज अपने आप सब चीजें देता है, लेने की क्षमता, लेने की इच्छा चाहिए। तो इस प्रकार से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? विदिन 2 months you will be habituated with that language. और कोई प्रश्न? श्रुति को, दीपाली को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिला है और साथ में नई भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरणा भी।
श्रुति, आप अपना प्रश्न पूछिए। श्रुति भी एमसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, विश्वविद्यालय से अध्ययन कर रही हैं। म्यूट है, म्यूट है, श्रुति, म्यूट है। आप नमस्ते सर। सर हाँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो सर नई शिक्षा नीति आई है उसमें नवाचार पद्धति क्या है? नवाचार पद्धति। नवाचार पद्धति, यस सर। ये शब्द कहाँ आया है इसमें? शायद नवाचार यही तो नहीं है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया 10 + 2 + 3 की जगह 5 + 3 + 3 + 4, ये जो किया यस है सर। ये एक नया प्रारूप हुआ। दूसरी बात यह है कि एमफिल करना जरूरी नहीं है। तीसरी बात यह है कि किसी भी समय ट्रैक बदल सकते हैं। विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान में मन नहीं लगा, चलो दूसरे विषय को पढ़ना है। और जरूरी नहीं है कि डिग्री लेना ही होगा, सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। तो सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था है, स्किल देने की व्यवस्था है। तो ऐसे सारे जो नवाचार है, इसी को सामग्रिक रूप से नवाचार शायद कहा होगा। मैं यानी इस प्रश्न का सही परिप्रेक्ष्य क्या है मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन नवाचार शब्द के कारण जो मेरे ध्यान में आया है वो यही होना चाहिए कि एक प्रकार का ये नया प्रारूप है शिक्षा का। बिना मैट्रिक किए हम आगे नहीं जा सकते, डिग्री नहीं ले सकते। ये जो अब तक का बंधन था, और इसलिए जैसे तैसे मैट्रिक करो, 10वीं पास करो, ये जो एक दिमाग पर बोझ रहता था, अब वो बोझ हट गया। अब 3 वर्ष में हमें जो स्किल हमारे पास है, जिस स्किल के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस स्किल को आपने ग्रहण कर लिया, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिग्री लेना जरूरी नहीं है, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। धन्यवाद और सर। कोई बात? अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय कुमार जी, जो कि शोध छात्र हैं विश्वविद्यालय से। वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये जो लैंगिक भेदभाव है महिलाओं के खिलाफ उसके ऊपर है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो प्रस्तावित नई शिक्षा नीति है, क्या महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को ये खत्म कर पाएगा? और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनिए, तो क्या ये संभव है कि एक महिला जो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने और साथ साथ में वो एक एंटरप्रेन्योर बन के हमारे सामने आए? क्या ये समाज के सामने अभी प्रेजेंट में क्या ये संभव है? जो नई शिक्षा नीति ये लागू होगी, क्या इसके द्वारा ये संभव है? तो है ही, क्योंकि महिलाओं को बिना किसी रोक टोक के हर प्रकार की इसमें दी गई है। ऐसा कोई बंधन नहीं रखा है कि महिलाओं के लिए यहाँ प्रवेश निषेध है, ये शिक्षा पढ़ना जरूरी नहीं है, ये न पढ़े। और ये भी जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करेगी तो ही उसका कोई स्थान बनेगा, तो कोई जरूरी नहीं है। वो केवल स्किल के आधार पर कुछ सीख जाए और अपना स्थान स्वावलंबी बनने का ये आत्मविश्वास उसमें जम आ जाए, तो आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली ये शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए हर महिला जब आत्मविश्वास से परिपूर्ण ऐसी रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से वो घर में एक एसेट होगी। और घर में एसेट होना, वैसे तो अनपढ़ लोग भी एसेट होते हैं। मैं अपनी माँ का उदाहरण दे सकता हूँ। हमारी माँ के बारे में काला अक्षर भैंस बराबर, ये जो कहावत है वो एकदम सही थी। क्योंकि वो रोज क्या करती थी, एक पोथी ले रखी है जिसमें सीताराम सीताराम लिखा है, और वो रोज अपने घर में जो छोटा सा देवालय बना है उसके सामने बैठकर वो पुस्तक हाथ में लेती थी और ऐसे हाथ घुमाकर ऐसे हाथ घुमा रही है, सीताराम 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 सीताराम। उसको पता नहीं है कहाँ सीता लिखा है कहाँ राम लिखा है, लेकिन मन में बताया गया कि ये सीताराम की पोथी है, लो पढ़ो। वो अपना सीताराम 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 पढ़ रही है। और हम बच्चे हम जब उधर खेलते इधर उधर जाते हुए कोई कागज हमने फाड़ दिया, नीचे फेंक दिया,
अरे रे रे सीताराम सीताराम, इसको पैरों में मत आने दो, उठाओ उठाओ उठाओ, पैर छुओ, प्रणाम करो। तो हर कागज को पवित्र मानना, हर कागज को राममय मानना, ये जो एक भाव है, ये हमारे मन में तब से आया कि अरे माँ तो हर चीज को राममय मानती है। तो इस प्रकार से अनपढ़ महिला ने हमें सीखने की तरफ प्रवृत्त किया। अनपढ़ कहे जाने वाली माँ, वो भी हमारे लिए प्रेरणा का स्थान बन गई। और फिर हम सब भाई एक से एक बढ़कर पढ़ने भी लगे। तो खैर जो भी हो, तो इस प्रकार से महिलाओं की भूमिका जो है, महिलाओं का मूल धर्म है माँ। तो मातृवत आचरण और मातृवत स्नेह, मातृवत आचरण व्यवहार, ये जो है, इसके लिए जो शिक्षा चाहिए, ये उसके लिए केवल सपोर्टिंग है। इनबिल्ट जो है वो तो मातृत्व है ही। उस मातृत्व को सपोर्ट करने वाली ये सारी चीजें जो है, ये उनके व्यक्तित्व को और निखारेगी। और इसलिए महिलाओं को इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रखा गया है और किसी प्रकार की मतलब सुविधा से वंचित होने का कोई कारण इसमें दिखाई नहीं देता। और कोई प्रश्न? आशा है अजय आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे साथ जुड़ी है शिवांगी, जो बीएससी कंप्यूटर साइंस की छात्रा है विश्वविद्यालय से। शिवांगी, अपना प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है शिवांगी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि इस नई शिक्षा नीति शिक्षकों को नहीं समझ में नहीं आया सर, इस नई शिक्षा नीति का शिक्षकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षकों के जीवन पर? अच्छा, शिक्षकों के लिए ये शिक्षा प्रारूप जो है, ये शिक्षा नीति, ये बहुविध हो गई है। और इसलिए जिसको भी थोड़ी बहुत कोई स्किल हो, ऐसे व्यक्ति भी कई स्थानों पर शिक्षक के नाते आवश्यकता होगी उनको, और वो जुड़ जाएंगे। इसलिए शिक्षकों का महत्व बढ़ गया है इसके कारण। कम पढ़े लिखे भी लेकिन अपने गुणों को देने की क्षमता रखते हो, ऐसे लोग भी शिक्षा क्षेत्र में आएंगे, जिनमें देने के लिए कुछ है, थोपी हुई चीज नहीं, अंदर की चीज, अंदर से जो निकली हुई चीज है, वो दूसरों को बड़ी आसानी से दी जा सकती है। थोपी हुई चीज हम दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि हम बड़ी थोपी हुई है, तो हम क्या दूसरों को देंगे। इसलिए जिसके अंदर जो गुण है, ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां इस बार इस शिक्षा नीति के कारण बड़ी मात्रा में होगी। और इसलिए शिक्षकों का स्वभाव भी बदलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षकों को अनुशासन लाने के लिए पहले मुंह, फिर हाथ और फिर लाठी, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण देकर ऐसे शिक्षकों को तैयार किया जाएगा कि भाई केवल आंखों के सहारे पूरे कक्षा को अनुशासन में रखिए और आंखों के सहारे ही अपनी बात को प्रेषित करिए। तो ये जो है, ये शिक्षक का बहुत बड़ा गुण है। थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ। एकलव्य का नाम सबने सुना है। तो एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए थे और उन्होंने सुन रखा था कि द्रोणाचार्य बहुत अच्छी धनुर्विद्या पढ़ाते हैं, इसलिए उनका मैं शिष्य बनूंगा। उनके पास गए तो उन्होंने उसको नकार दिया। कारण बड़ा युक्तिसंगत कारण था कि भाई मैं 105 राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ नियुक्त किया गया हूँ राज दरबार में, इसलिए मैं बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकता। भले ये प्रचार किया गया है कि वो अन्य जाति का था इसलिए उसको नहीं पढ़ाया, तो ऐसी बात नहीं है। 105 राजपुत्रों को, 100 कौरव और 5 पांडव, इनको पढ़ाने के लिए वो नियुक्त थे, इसलिए वो वहां काम कर रहे थे, तो वो बाहरी व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकते। तो लेकिन एकलव्य जो है, उसने उनको प्रणाम किया और चला गया वापिस। उसने अपने मन में इनको गुरु के रूप में मान लिया था। तो एक मूर्ति की स्थापना करके वहां वो पढ़ने लगा, इनको पता ही नहीं है। और
अर्जुन को इन्होंने कह रखा था कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनोगे, मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार ये जंगल में जंगली कुत्ता जो साथ में होता है उसको लेकर गए। कुत्ता इधर उधर घूम रहा है, ये गुरुदेव अपने छात्र की यानी द्रोणाचार्य अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। इसी बीच उन्होंने देखा कि कुत्ता बड़ी अजीब स्थिति में लौट आया है, उसके मुंह में बाण ठूसे हुए है, खून नहीं निकला। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना खूंखार कुत्ता है, इसकी कोई गर्दन पकड़कर इसमें बाण ठूस दे, ये तो हो नहीं सकता। और अगर बाण किसी ने मारे हैं तो इसको खून की एक बूंद भी नहीं निकली हो, ये भी बड़ा आश्चर्य है। तो ये अद्भुत क्रिया हुई है, ये क्या हुआ है? तो अर्जुन ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये क्या बात है? तो ये शायद कोई यहाँ ऐसा कोई होगा जो लक्ष्य भेदी बाण नहीं मारता, लक्ष्य स्पर्शी बाण मारता है। बोले अच्छा, ये क्या होता है? बोले ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन ये लक्ष्य भेदी बाण नहीं है, लक्ष्य स्पर्शी बाण है। मैं तुमको जो सिखा रहा हूं लक्ष्य भेदी बाण है और मैं वही विद्या जानता हूं। ये लक्ष्य स्पर्शी बाण की विद्या मैं नहीं जानता। तो इनका इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे भी बढ़कर कोई गुरु यहाँ है और मेरे से भी बढ़कर कोई छात्र भी यहाँ हो गया है, और आप इधर घोषणा कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। तो चले हम दोनों को खोजते हैं। उन दोनों को खोजने निकले। कुत्ता आगे आगे जा रहा है, एक झोपड़ी के सामने जाकर खड़ा होकर कुत्ते ने इशारा किया कि ये यहाँ से मुझे बाण मारा गया। इन्होंने आवाज लगाई तो ये भिल्ल जाति का नौजवान ये सामने आया। आते ही कहता है गुरुदेव आप आइए आइए आइए, मेरा तो सौभाग्य अहोभाग्य कि आप स्वयं मेरे दरवाजे पर आए। तो गुरुजी तो चौंक गए कि अरे 105 राजपुत्रों में से एक राजपुत्र यहाँ खड़ा है, मैं इनके लिए नियुक्त हूँ, ये क्या सोचेगा कि ये 106 नंबर वाले को भी इधर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं क्या? तो गुस्सा आ गया उनको कि मैंने तो तुमको पढ़ाया नहीं, तुम मुझे गुरुजी क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं आपने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन ये देखिए आपकी मूर्ति मैंने बना रखी है, मौन रूप से आपने मुझे पढ़ाया है, आप मेरे मौन गुरु हैं। तो हम अपने सोचने का विषय केवल इतना ही है कि एक मौन गुरु स्वयं उपस्थित रहने वाले गुरु से भी ज्यादा सिखा गया अर्जुन ये इसको एकलव्य को। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हमें एकलव्य बनना है कि अर्जुन बनना है, तो अर्जुन बनना है तो जब युद्ध क्षेत्र में भी जाएंगे तब उसके सामने प्रश्न आएगा कि मेरे पास तो गुरु नहीं है, तो मैंने हथियार छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसलिए फिर भगवान कृष्ण को उनका गुरु बनना पड़ा। नहीं युद्ध करो, मैं बताता हूं क्या करना है। और उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देते 10वें अध्याय में उनको अपनी स्टाइल बदलनी पड़ी। ये एक शिक्षक के लिए बता रहा हूं मैं। एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते जब देखता है कि विद्यार्थियों के लिए ये बोझिल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी स्टाइल बदली और ये कहना शुरू किया कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं, मेरे से प्रश्न पूछे जा रहे हो, लेकिन मैं क्या हूं जानते हो कि नहीं? तो दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ इसलिए है कि मैं वहां हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। इस प्रकार से उन्होंने अपने खुद के अस्तित्व या व्यक्तित्व उसका बखान किया। तब भी अर्जुन कहते हैं कि ठीक है आपकी बात तो सुन ली मैंने, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से आपके उस रूप को नहीं देखूंगा तब तक आपकी बात पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। तब उसको दिव्य दृष्टि देकर उन्होंने अपना भव्य रूप भी दिखाया। और उसके बाद हम जानते हैं कि 12वां भक्ति योगो नाम 12वां 11वें अध्याय तक उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी, प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहा था। 12वें अध्याय में भक्ति जगी है और भक्ति जगने के बाद प्रश्न कम हो गए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, इसलिए एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहा है। और अंत में फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई बहुत बोल चुका हूं मैं। 700 अध्यायों में से 700 श्लोकों में से 545 श्लोक ये भगवान कृष्ण को बोलने पड़े पूरी गीता में। तो इतना वो बोल चुके हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं बहुत बोल चुका हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो। तब अर्जुन समझ गया कि अब ये अल्टीमेटम दे दिया है मुझे। तब वो कहता है कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे। तब भी ये नहीं कहता है कि तो इसलिए एकलव्य जो है वो करके दिखाता था। अच्छा कुत्ता भौंक रहा है, चलो कोई बात नहीं, कुत्ते को मारना जरूरी नहीं है, कुत्ते का मुंह बंद करना है, केवल मुंह बंद करना है तो एक नया आविष्कार करो, लक्ष्य स्पर्शी बाण मारो। और उसने आविष्कृत किया लक्ष्य स्पर्शी बाण, लक्ष्य को स्पर्श करने वाले 7-8 बाण मार दिए, उसका मुंह बंद कर दिया, चला गया। तो ये जो नए नए आविष्कार कर सकता है
ये मौन गुरु के सामने पढ़ने वाला शिष्य ही कर सकता है। और इसलिए गुरु की भूमिका केवल प्यास जगाने और उसके अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति जगाने ये होनी चाहिए, वो महत्व की है। तो ऐसे शिक्षकों को तैयार करना मेरी प्रारूप में आवश्यकता है, इसकी होगा। इस प्रारूप को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षकों के चरित्र के भी चरित्र, इसका विश्वास है। और बोलिए। जुड़ चुकी है निकिता, जो एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। निकिता, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। लक्षिता, हाँ नमस्ते सर। निकिता सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सम्मुख विकसित हो पाएगी? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से बहुत ऊपर है, और अब तक हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नकल कर रहे थे, इसीलिए हम पिछड़े हुए रह गए। अब जब इस नीति को हम अपनाएंगे, आज देखो दुनिया के जितने भी देश हैं जो सबसे आगे हैं, वो अंग्रेजी नहीं जानते। जर्मनी, जापान, चीन, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इनकी अंग्रेजी नहीं चलती, उनकी अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। भारत भी जब अपनी भाषा में पढ़ेगा तो इनके समकक्ष होकर इनके आगे निकल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आगे बढ़ना है तो अपने जड़ को मजबूत करना होगा, और अपनी जड़ को मजबूत करने का काम इस शिक्षा नीति ने किया है। और इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारे विश्व में क्या होगा। विश्व में वही होगा जो आज चीन छाया हुआ है, जापान छाया हुआ है, जर्मनी छाया हुआ है, उसी प्रकार भारत भी छा जाएगा, अगर हम अपने बल पर अपने जड़ों को मजबूत रखेंगे। तो हमारी जड़ी मजबूत नहीं है और हम केवल पत्तों को पानी दे रहे हैं। अंग्रेजी के में बोलो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखने के बिना हो नहीं सकता। अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन एक उनका रुतबा है। उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा दिखा दिया, ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वो एक अलग कारण है। साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने, कई देशों पर राज किया, और उसके कारण अंग्रेजी एक अनिवार्य बन गई। लेकिन जो आगे बढ़े हुए देश है, वो इन अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे, उनमें कोई आगे नहीं बढ़ा है। जो इनके गुलाम नहीं है, अपनी भाषा के सहारे चल रहे हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं। इतना ध्यान में रखिए। और कोई प्रश्न? यस सर, हमारे साथ कुछ और दर्शक एफबी पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से, और काफी सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय अभाव के कारण शायद हम सब प्रश्न को नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बेहद सहज एवं सरल भाव से दृष्टांत देते हुए जो आपने बच्चों के कौतूहल को शांत किया है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अनुग्रहित है, मन मुदित है जो आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया तथा मार्गदर्शन दिया। किसी भी कार्यक्रम की पूर्णता उन सभी का आभार प्रकट करने से होती है जिनका बहुमूल्य योगदान किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। पारंपरिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ, सर्वप्रथम मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि वो अपने आप को धन्यवाद इस प्रोग्राम में नहीं देंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की जो हड्डी है, कार्यक्रम के कल्पना से लेकर उसके क्रियान्वयन तक, प्रारूप से लेकर उसको पूर्ण करने तक जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगी श्री विष्णु शंकर जी, और उनके साथ ही साथ मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगी कि वो बाकी लोगों का धन्यवाद, सबको धन्यवाद दें और कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाएं। विष्णु शंकर जी। भाला जी भाई साहब के उद्बोधन के बाद कुछ बोलने लायक स्थिति तो रहती नहीं है, हो जाते हैं चीज़ों में सुनते सुनते। मैं धन्यवाद क्या कहूँ, क्योंकि सभी बच्चे, वन्ना जी,
प्रोफेसर वरुण वाजपेयी जी, सभी लोगों ने जितनी मेहनत की है, मैं इसमें बहुत कम समय दे पाया, सिर्फ रूपरेखा तैयार करने के अलावा मेरी कोई ऐसी विशेष भूमिका नहीं रही। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार मेरी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से, और मेरठ में एक कार्यक्रम था, और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरठ में कार्यक्रम है, कैसे आएंगे? बड़े अधिकारी थे हमारे लिए तो उन्होंने कहा कि बस कैसे आती है? मैं आश्चर्यचकित था कि मतलब कोई 70-80 वर्ष की आयु में बस कैसे आती है? दिल्ली से मेरठ बस बदलते हुए आने की हिम्मत करना, और जबकि उनके पास किसी भी तरह के ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर वो चाहें तो 10 लोग एक साथ उनके गाड़ी लेके खड़े होने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ही गर्मी की स्थिति है, एक कमरे में अपना बिना एसी के, जब हम लोगों की इतनी आदत खराब हो गई है कि हम पर्यावरण पे बातें करते हैं, पर्यावरण पे भाषण भी देते हैं और प्रोग्राम भी कराते हैं, लेकिन हम एसी चलाते हैं तो सारी बात हम बराबर कर देते हैं। तो वो चीज़ों को सिर्फ कह नहीं रहे हैं, चीज़ों को जी रहे हैं अपने जीवन में। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका 1% भी हमारे को अपने जीवन में उतारने के लिए मिल जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग जो है अपनी चीज़ों में, अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं होंगे तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन समर्पित करके जिस प्रकार से लगे हुए हैं, सतत प्रयासरत हमारे साथ में आदरणीय भल्लाजी भाई साहब, तो उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन तो मैं नहीं करूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि अगर उनका 1% भी हम अपने जीवन में उतार पाएँ, तो शायद हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार सभी का। कार्यक्रम के अंत में आप सभी का पुनः इस सत्र से जुड़ने के लिए हृदय से आभार तथा आशा कि पुनः ऐसे ही किसी विषय को लेकर आपके मध्य होंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।